गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और आज हमारा मॉर्निंग में एक टेस्ट हुआ था, जिसमें टेस्ट सीरीज़ का जो फर्स्ट पेपर है वो आज आपने डील किया था मेगा टेस्ट के रूप में, और उसी के सॉल्यूशंस मैं आपके साथ लेके आया हूँ। जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे बड़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और मैं सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, जो हाई कोर्ट एलडीसी है और जो ग्रुप डी है उसके लिए जो टेस्ट सीरीज़ है, इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़, आपको पता है हिंदी का टेस्ट सीरीज़ पहले ही लॉन्च हो गया और जो इंग्लिश का टेस्ट सीरीज़ है वो भी आज लॉन्च हो गया है। ठीक है। और क्वेश्चंस के लेवल और जो एक्सप्लेनेशंस के लेवल आप खुद देख सकते हैं। क्वेश्चंस वैसे आप टेस्ट दे चुके हैं, अगर नहीं दिया है तो अभी के अभी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए सक्सेस आइकन, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पर लिखिए आप सक्सेस आइकन, और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ पर लिखना आपको सक्सेस आइकन। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए और पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए फ्री है, तो आप आराम से टेस्ट दीजिए और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बिल्कुल फ्री है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सर हमारे टेस्ट सीरीज 1 का सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे। टोटल 50 क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, फाइंड द अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यानी कि पहला क्वेश्चन है जिसमें ये पूछा जा रहा है आपसे आपसे ये पूछा जा रहा है कि एंटोनिम क्या होगा। भाई एंटोनिम की अगर बात करें तो एंटोनिम जो बना हुआ है एंटो और निम से बना हुआ है। ठीक है, एंटो और निम से बना हुआ है। अगर एंटो की बात करें तो ये डिफाइन करता है सर ऑपोजिट को, ऑपोजिट को। ठीक है, ऑपोजिट को। देन निम्स की अगर बात करें तो ये डिफाइन करता है वर्ड को। ठीक है, तो ये डिफाइन करता है वर्ड को। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले ऑपोजिट वर्ड को। तो ऑपोजिट वर्ड क्या होगा और किसका ऑपोजिट वर्ड पूछा है? डी फेम का ऑपोजिट वर्ड हमसे पूछा गया है। डी फेम का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा ये हमें देखना है। तो अगर मैं बात करूं डी फेम के ऑपोजिट वर्ड की, तो डी फेम का ऑपोजिट वर्ड बहुत सिंपली आपको पता चल जाएगा। सुपरफिशियल हो नहीं सकता, ठीक है, जैनिथ हो नहीं सकता। सुपरफिशियल सतही के लिए यूज करते हैं, जैनिथ जो है अपन शीर्ष के लिए यूज करते हैं। जो किसी भी पहाड़ का जो शीर्ष होता है, ठीक है, टॉपेस्ट पॉइंट जो होता है, वर्टेक्स जो होता है, अपेक्स जो होता है, उसके लिए अपन जैनिथ का यूज करते हैं। ऑक्टाजेनेरियन हो नहीं सकता, ये एजेस के बिहाफ में यूज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए था। तो डिफेम का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, और इसी का एंटोनिम होता है किसी का सत्कार करना, आदर करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट। तो आंसर हो जाएगा अपने पास डी, आंसर हो जाएगा यहां पर रेस्पेक्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। दैट नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सरी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एडवर्सरी का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। एडवर्सरी का मीनिंग क्या होता है? एडवर्सरी का मीनिंग होता है एनिमिटी, यानी कि शत्रुता के लिए आप एडवर्सरी वर्ड का यूज करते हैं। और शत्रुता का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? मित्रता होगा। तो मित्रता के लिए हमें देखना है कौन सा वर्ड है। तो मस्क्यूलर होगा नहीं, रास्कल होगा नहीं, प्यूरिफाई होगा नहीं, दैट एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, फ्रेंड। तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रेंड। और जो यहां पर क्वेश्चंस के लेवल है वही रखे गए हैं जो डायरेक्टली हाईकोर्ट एलडीसी में जो लेवल आता है ना। तो मैंने बहुत ज्यादा अच्छे दैट मींस हाई लेवल के क्वेश्चन रखे, ना ही मैंने एवरेज से बिलो क्वेश्चन रखे। जो एग्जैक्टली लेवल आपके आने वाला एग्जाम में वही क्वेश्चन रखे गए। ठीक है, ओके, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली लेवल पर समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बड़ी डिटेल के साथ देखेंगे। फाइंड द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम पूछा गया किसका? एनिमी का एंटोनिम क्या होता है? फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली के लिए दूसरा कौन सा वर्ड आया? देखिए सर, फ्रेंडली के लिए आया है एमिएबल। और मेरे बच्चे, आप अगर अच्छे से मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने एमिएबल के लिए A4 के बिहेवियर को फॉलो किया है। ठीक है, जिसमें एमिएबल आ गया, सबसे पहले एमिएबल आ गया, ठीक है, एफेबल आ गया, ठीक है, एमिटी आ गया, ठीक है, और एफेबल आ गया, एमिटी आ गया, एमिएबल आ गया और एलियंस आ गया। ठीक है, तो और एलियंस आ गया। ठीक है, तो ये 4 वर्ड है ए से जुड़े हुए, और मैंने आपको अच्छे से क्लास में याद कर रहा है, वोकेब सेशन में मैंने बड़े अच्छे से आपको याद करवाया है। A4 जो है फॉलो करता है फ्रेंडली को। ठीक है, और आई थॉट जो भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, इंग्लिश स्पेशल स्टूडेंट, उन सभी को ये चीज़ें बड़े अच्छे से पता है। ठीक है, ओके, तो डायनेमिक, मीगर, प्योर के बारे में डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। डायनेमिक का बिहेवियर होता है एक्टिव के सेंस में, एनर्जेटिक के सेंस में, मीगर कमी के सेंस में, प्योर का मीनिंग आप जानते हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड है। आगे चलते हैं, अगला वर्ड है रिपल्सन। रिपल्सन का आपसे फिर से पूछा गया एंटोनिम क्या होगा सर? रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। तो आकर्षक के लिए कौन सा वर्ड होगा? तो आकर्षक के लिए बहुत कॉमन सा वर्ड आ रहा है सर, अट्रैक्टिव। ठीक है, अगर यहाँ पे दूसरी बात की जाए तो यहाँ लाइक आ रहा है, यहाँ पे एक मेजर आ रहा है और एक एड्रोइट आ रहा है। लाइक, मेजर कॉमन वर्ड है। एड्रोइट जो होता है वो किसके लिए होता है? तो एड्रोइट के लिए हमने अच्छे से क्लास में याद किया A3 के बिहेवियर को। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड के हमने A3 और A4 जैसे बिहेवियर फॉलो किए हैं, जहां पे एड्रोइट, एडेप्ट, एडोइट, एडेप्ट एंड एस्ट्यूट, एस्ट्यूट।
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड अपन ने पढ़े हैं, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कॉमनली हमने किसी ट्रिक से कनेक्ट करके पढ़े हैं, ठीक है। उसके अलावा डेक्स्ट्रस है, जुडिशियस है, जुडिशियल है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड अपन ने इसके साथ डिस्कस किए, ठीक है। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, इसके लिए मैं इन शॉर्ट सारी चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द एप्रोप्रिएट एंटोनिम। फिर से आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम। कहीं पर मैं किसी टेस्ट में वेटेज जो है वो एंटोनिम का कम रखूंगा तो किसी में ज़्यादा रखूंगा। ओवरऑल जो सिलेबस है आपका पूरा का पूरा मैं कवर करूंगा, ठीक है। अनअट्रैक्टिव का सिनोनिम क्या होगा, तो अनअट्रैक्टिव का सिनोनिम अट्रैक्टिव होगा। तो अट्रैक्टिव के लिए यहाँ इन अट्रैक्टिव ये तो हो ही नहीं सकता, लाइक हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद एड्रॉइड, तो एड्रॉइड अभी पढ़ के आए अपन, ये तो किसके लिए, एड्रॉइड जो है वो तो एड्रॉइड जो वर्ड है यहाँ पर एड्रॉइड करना भाई, यहाँ पर एड्रॉइड करना है, ADROIT, ठीक है, एड्रॉइड, ठीक है। अच्छा, तो एड्रॉइड जो है वो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज कॉल्ड लवेबल। लवेबल का मतलब लव एबल, दोनों वर्ड से बना हुआ, लव और एबल से, दैट मीन्स अट्रैक्टिव के लिए अपन यूज करते हैं लवेबल का, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इन मर्डर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मर्डर ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से मैंने आपको क्लास में याद करवाया था, मैंने कहा पॉपुलेशन से याद रखिए आप पॉपुलसाइड, ठीक है। और साइड वर्ड देखो, अगर आप ऑप्शन नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पर साइड नहीं है, यहाँ पर साइड नहीं है, यहाँ पर साइड नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें साइड आ रहा है। और आपको मैंने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुअल मेथड से वन वर्ड पढ़ाए हैं, 1000+ वन वर्ड अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि एक भी वन वर्ड बाहर नहीं जाने वाला अपनी क्लास से, तो यहां पर हो जाएगा पॉपुलिसाइड, ठीक है। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। अगर कोई यूट्यूब पे मेरी इस वीडियो को इस टाइम देख रहा है तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहा है तो वीडियो को पॉज करे, अपना आंसर रिप्लाई करे और उसके बाद में कंटिन्यू करे, और चेक करते रहे कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने खुद का स्कोर ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन पे वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपने टेस्ट दे दिया है और उसके बाद आप वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप पूरा अच्छे से देखिए। डेड एंड डेकिंग फिश, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करेक्ट वन वर्ड चाहिए था डेड एंड डेकिंग फिश के लिए, मैंने क्लास में आपको बड़े अच्छे से करवा रखा है। कैरन वर्ड अपन इसके लिए यूज करते हैं, कैरियन और कैरन वर्ड अपन इसके लिए यूज करते हैं डेड एंड डेकिंग फिश के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलता हूं मैं। दैट नेक्स्ट इज रेयरिंग ऑफ फिश, मैंने कहा फिश से याद रखना, फिश से फिशिकल्चर, फिश से पिसिकल्चर, पिसिकल्चर नहीं करके मैंने क्या कहा था, इसका साउंड जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपन फिशिकल्चर बोलेंगे, जिससे क्या होगा एग्जैक्टली अपने को वन वर्ड याद रहेगा। बाकी वन वर्ड में मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली वन वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में एग्जैक्टली आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। और अगर मैं यहाँ पर आंसर डिस्कस भी करना चाहूँ तो देखिए स्टूडेंट है, यहाँ पर दोनों वर्ड है जिनमें साइड आ रहा है, तो ये तो मर्डर के सेंस में होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट है तो ये भी नहीं होना, तो कैरिन एक ही वर्ड है जो यहाँ पर रिलेट करता है। उसके बाद है वेनोमस, तो वेनोमस जहरीला होता है, सिम्बोटिक और ग्लूटन गवर्नमेंट के सेंस में यूज होता है, तो ये वर्ड भी यहाँ पर रिलेट नहीं करते। रीडिंग ऑफ फिश के लिए हो जाएगा पिसिकल्चर। उसके बाद आता है नेक्स्ट ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स। ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स क्या होता है सर, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स का मीनिंग क्या होता है, अच्छे से समझिए। ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स का मीनिंग मैंने कहा था एग्जैक्टली अगर रिलेट करना है तो यहाँ पर देखिए वेजिटेरियन हो नहीं सकता, सिम्बायोटिक और ग्लूटन भी हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज विटिकल्चर। कौन सा ऑप्शन होगा, विटिकल्चर। विटिकल्चर जो है वो रिलेट होगा किससे, ग्रेप्स से रिलेट होगा सर, ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स के लिए हो जाएगा विटिकल्चर। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर एनिमल्स दे लिव इन पर्टिकुलर रीजन। और मैंने कहा था पर्टिकुलर रीजन के लिए जब आप बात करते तो उसके लिए वर्ड आता है नेटिव, और मैंने हर तरह के वर्ड, अगर कोई बाहर जा रहा है, यहाँ का बंदा बाहर जा रहा है, बाहर का बंदा कोई यहाँ आ रहा है, तो किसके लिए कौन सा वर्ड होगा, मैंने बड़ी डिटेल से आपको वन वर्ड में पढ़ाया है, ठीक है। डेक्स्ट्रस, एड्रोइस, बायोडेक्स्ट्रस, तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन ब्लू, तीनों के तीनों ऑप्शन एक दूसरे के सिनोनिम है, सभी का मीनिंग है कुशल दक्ष, ठीक है। उसके बाद है कल्टीवेट। कल्टीवेट का सिनोनिम हमसे पूछा गया है कि सर कल्टीवेट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा। कल्टीवेट का मीनिंग क्या होता है, तो कल्टीवेट का मीनिंग होता है इंक्रीज करना, अपग्रेड करना, या फिर मैं कहूँ आपको प्रोग्रेसिव, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके लिए लाइक इंप्रूव करना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसको रिलेट करता, तो ये रहा ऑप्शन हमारे पास डेवलप। कल्टीवेट का सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिनोनिम सारे बोल दिए हैं, डेवलप के सेंस में, इंक्रीज, अपग्रेड, प्रोग्रेस के सेंस में। नेक्स्ट वर्ड आता है इंक्रीज, तो इंक्रीज अभी मैंने बोला है, तो इंक्रीज का सिनोनिम क्या होगा, आप कह सकते हैं सर कल्टीवेट हो सकता है, कल्टीवेट के अलावा डेवलप हो सकता है, अपग्रेड हो सकता है, प्रोग्रेस हो सकता है। तो यहां देखना कौन सा वर्ड है, तो यहां वर्ड आ रहा है इसके लिए इंप्रूव, तो इंप्रूव यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज एडवेंट। एडवेंट क्या होगा सर, तो एडवेंट का मीनिंग क्या होता है, एडवेंट का मीनिंग लाइक कुछ भी जो अराइवल का बिहेवियर, जिसे अपन कह सकते हैं अराइवल का बिहेवियर। एडवेंट का मीनिंग होता है अराइवल, और अराइवल का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, वो होगा कमिंग।
सॉरी सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमिंग, यानी कि आगमन के लिए आप यूज करते हैं एडवेंट का। एडवेंट का मीनिंग आगमन है और आगमन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। ऐसे ही देखिए अराइवल, अराइवल का मीनिंग भी आगमन होता है, तो इसका जो सिनोनिम है वो भी क्या होगा, कमिंग होगा। और कमिंग के लिए दूसरा कोई वर्ड अगर देखें तो वो होगा बिगनिंग, शुरुआत करना। अराइवल का मीनिंग आगमन और शुरुआत करने से होगा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा इसके लिए हमारे पास बिगनिंग। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। उसके बाद 15 नंबर पैथेटिक। पैथेटिक का सिनोनिम क्या होगा, तो पैथेटिक का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर हैपलेस। पैथेटिक का मतलब होता है दुख भरा या करुणाजनक। ठीक है, उसके लिए हम सिनोनिम क्या यूज करते हैं, उसके लिए सिनोनिम यूज करते हैं अपन हैपलेस। बाकी यर्निंग, मेलनकोली, सैड बहुत कॉमन से वर्ड है, सभी का मीनिंग दुखी, उदास, निराश के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अभी तक मैंने बहुत स्पीड से क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है, और इसलिए करवाए हैं क्योंकि यहाँ पर वोकेब बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, अगर आपने याद कर रखा तो आएगा। अब यहाँ से होता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, ए स्टूडेंट शुड यूटिलाइज ब्लैंक टाइम। अब यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन आप यूज करेंगे, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत अच्छी पकड़ आपकी जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, और मैं हमेशा इसी वजह से जब इंग्लिश स्पेशल के बेचेज होते हैं तो मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये जो 4 टॉपिक है इनमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेता हूँ। उसका रीज़न वही होता है कि मुझे लगता है ये 4 टॉपिक आपके सारे टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट शुड यूटिलाइज ब्लैंक टाइम, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो क्या है, कॉमन जेंडर है। और जब कॉमन जेंडर के साथ अपन यूज़ करते हैं, कॉमन जेंडर के साथ प्रश्न उठता है कि सर हमें किसको यूज़ करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जनरल प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है कि जनरल प्रायोरिटी किसे दे, जनरल प्रायोरिटी किसे दे। तो प्रायोरिटी की बात जब आती है तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ही को, उसके बाद प्रायोरिटी देनी है आपको शी को, और उसके बाद प्रायोरिटी देनी है आपको इट को। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो करना है आपको। लाइक ही से अगर मैं बात करूंगा तो फिर हिम बन जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, हिज बन जाएगा। ऐसे ही शी की बात करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, प्रायोरिटी लेवल पर, यहां पर प्रायोरिटी लेवल पर बन जाएगा हर, और यहां पर बन जाएगा हर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस मेंशन कर रहा हूं मैं, देन यहां पर भी ऑब्जेक्टिव केस इट, और यहां पर बन जाएगा इट्स। ठीक है, ओके, सो ये हमारे हो गए प्रायोरिटी लेवल पर कॉन्सेप्ट। और प्रायोरिटी लेवल पर कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करेंगे तो आंसर क्या निकल के आता है, आंसर हमारा ही निकल के आता है। इसी वजह से यहाँ पर अगर आंसर की बात आई तो आंसर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर आंसर करेंगे हम हिज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर इट्स किया है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि एसएससी इसी को एक्सेप्ट करता है, और हम ऐसे मान के चल सकते हैं कि एसएससी जिसको एक्सेप्ट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट की उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर हिज हो जाएगा आपका। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे फाउंड ब्लैंक 10 इंचेस पाइप, 10 इंचेस पाइप्स, 10 इंच पाइप, ऑल आर रॉन्ग। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप बात करते हैं न्यूमरल में यूनिट लेवल की और नाउन में यूनिट लेवल की बात करते हैं, जिसने मेरे साथ इंग्लिश स्पेशल में नाउन चैप्टर को पढ़ा है उसको बड़े अच्छे से एक बात पता है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ क्या क्या कंपोनेंट अपन ने वहाँ पर डिस्कस किए। लाइक मैं बात करता हूँ कि अगर आप न्यूमरल के साथ किसी यूनिट को जोड़ते हैं, यूनिट का मतलब यहाँ पर आप नाउन से भी ले सकते हैं, और देन उसके बाद फिर से एक नाउन हो, उसके बाद फिर से क्या हो, एक नाउन हो। तो भैया 2 बातें ध्यान रखनी है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली 2 नाउन आ रहे हैं और 2 नाउन से पहले क्या आ रहा है, न्यूमरल। तो ये दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे, ये दोनों नाउन होंगे भैया सिंगुलर। ठीक है, अगर न्यूमरल आ रहा हो, न्यूमरल के बाद यूनिट का मतलब यहाँ नाउन से है, तो दोनों के दोनों नाउन कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। वन मोर थिंग, अगर सर ऐसा हो, अगर एक ही नाउन आए तो दूसरा बिहेवियर बनता है कि सर अगर न्यूमरल आता है और न्यूमरल के बाद यूनिट आता है, जिसे मैं मेंशन कर रहा हूँ नाउन से, अगर ऐसा हो तो सर क्या करेंगे, ऐसा होने पर 2 बिहेवियर बनेंगे यहाँ पर। अगर पहले बिहेवियर की मैं बात करूँ तो पहला बिहेवियर बनता है सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग, ऐसे वर्ड जो अपना मीनिंग खुद डिफाइन करते हैं। लाइक 2 बिहेवियर है जहां पर एक प्लूरल के लिए यूज होता है और दूसरा सिंगुलर के लिए यूज होता है। ठीक है, दूसरा किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर प्लूरल वाले में अगर मैं बात करूँ तो कौन से वर्ड सर आप प्रीफर करते हैं, वैसे मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर जब अपन नाउन पढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में करना चाहूँगा, लाइक रूपी है, ईयर है, या फिर मैं कहूँ मंथ है, इस तरह के जो वर्ड्स है अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं वो भी रीज़न अपन वहाँ डिस्कस करेंगे, बट यहाँ इन शॉर्ट अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगुलर की बात करें तो 100, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू के जो ग्रुप्स होते हैं लाइक 1000 है,
ऐसे ही मैं अगर बात करूं तो लाइक मैं कह सकता हूं कि डजन हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं कि फुट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड है अपन यूज करते हैं न्यूमरल के दूसरे बिहेवियर में, जहां पर न्यूमरल के जस्ट बाद में एक नाउन ही हो, ठीक है। और इसके बाद में अगर मैं फिर आगे चलूं तो नेक्स्ट बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं कि यूनिट ऑफ नाउन। यूनिट ऑफ नाउन की अगर बात चल रही हो तो दो बातें ध्यान में रखनी है कि यूनिट जो है वो भी किस में आएगा, यूनिट किस में आएगा, प्लूरल में आएगा। यूनिट प्लूरल में होगा, देन उसके बाद में जो नाउन है वो किस में होगा, जो नाउन है वो भी प्लूरल में होगा। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि सर वर्ब कैसी होगी, तो वर्ब भी प्लूरल होगी। भाई तीनों बातें ध्यान रखना है ना, यूनिट भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थॉट अगर इससे जुड़ी हुई मैं बात करूं कि सर न्यूमरल और कैसे काम करता है, तो न्यूमरल के लिए एक बात ये भी ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप न्यूमरल का यूज कर रहे हैं तो यूनिट के बेसिस में इसका जब यूज किया जाता है, वो जो ऑर्डर आप यूज करने वाले दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आप यूज करते हैं हमेशा इसमें। और एक लास्ट मोमेंट आता है, लास्ट मोमेंट जो मैंने ट्रिक आपको क्लास में बता रखा है। ट्रिक क्या बताया मैंने, ट्रिक आपको मैंने बताया है, ट्रिक मैंने आपको बताया डीएसपी हवा में माप रहे हैं, ठीक है। डीएसपी हवा में माप रहे हैं, डीएसपी हवा में माप रहे हैं, और डीएसपी हवा में माप रहे हैं, इसके साथ दो बिहेवियर चलते हैं। इसके साथ दो बिहेवियर कौन कौन से चलते हैं सर, एक तो चलता है यूनाइटेड और दूसरा बिहेवियर चलता है इसके साथ डिवाइडेड, ठीक है। एक तो यूनाइटेड बिहेवियर है और दूसरा डिवाइडेड बिहेवियर है। जब यूनाइटेड बिहेवियर की बात करते हैं आप इसके साथ, तो आप यूज करते हैं सिंगुलर का, और जब डिवाइडेड बिहेवियर की बात करते हैं तो आप इसके साथ यूज करते हैं किसका, प्लूरल का। यूनाइटेड डिवाइडेड क्या है पहले मैं क्लासेस में बता चुका हूं आपको, तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो DSPHWA यहाँ पर DSP हवा में माप रहे हैं, तो क्या माप रहे हैं, ये मेजरमेंट की यूनिट है। ये जितने भी यूनिट आप देख रहे हैं ये मेजरमेंट के यूनिट है, ठीक है, मेजरमेंट के यूनिट है भैया ये, ठीक है। मेजरमेंट यूनिट की अगर बात होगी तो कहानी बिल्कुल अलग चलेगी। जो बच्चे क्लास लेते हैं उनको पता है अच्छे से कि यहाँ पर डिस्कशन बिल्कुल अलग लेवल पर होता है सर, ठीक है। और यहाँ पर डी जो है उसका मीनिंग क्या होगा, तो डी का मीनिंग डिस्टेंस होता है। एस का मीनिंग क्या होगा, एस का मीनिंग स्पीड होता है। पी का मीनिंग क्या होगा, तो पी का मीनिंग पीरियड ऑफ टाइम होता है। एच का मीनिंग क्या होता है सर, एच का मीनिंग हाइट होता है। डब्ल्यू का मीनिंग क्या होता है, वेट होता है। और ए का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये बात होगी आपके मेजरमेंट यूनिट की सारी, ठीक है। और यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या चल रहा है सर, इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। तो हम देखते हैं यहां पर 10 लिखा हुआ है, 10 का मतलब न्यूमरल आ गया, ठीक है। उसके बाद इंचेस लिखा हुआ है और उसके बाद पाइप लिखा हुआ है। तो भैया यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर न्यूमरल आ रहा है, यूनिट आ रहा है और फिर से नाउन आ रहा है। अगर न्यूमरल आ रहा हो, यूनिट आ रहा हो और फिर से नाउन आ रहा हो, तो हम तीनों चीजें न्यूमरल के बाद जो यूनिट और नाउन आ रहा है इसको किस में यूज करते हैं, सिंगुलर में यूज करते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, लाइक यहां पर 10 इंच पाइप, एक ही ऑप्शन है जो यहां पर करेक्ट होगा, दैट इज सी। जो ऑप्शन है वो यहां पर करेक्ट होगा। सी का मतलब आपके ऑप्शन अलग भी हो सकता है, ए में हो सकता है ये ऑप्शन, बट इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखें। 10 इंच पाइप यहां पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। हर एक क्वेश्चन को सर डिटेल से समझना है। आपने भले ही मुझसे पहले इंग्लिश नहीं पढ़ी हो, बट जब आप टेस्ट सीरीज आपने ले ली है तो आप टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा उठाइए, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ समझिए। आगे चलते हैं तो आता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, यहां पर देखना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, करोड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। देखिए यहां पे सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि करोड्स ऑफ थाउजेंड्स होगा या थाउजेंड्स ऑफ करोड्स होगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। तो भाई यहां पर देखिए मेजरमेंट, मैंने कहा यूनिट का जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर होगा, वो होगा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब हजारों लाखों या लाखों हजारों। एक बार आप सोचिए, जब आप बोलते हैं तो लाखों हजारों बोलते हैं या हजारों लाखों बोलते हैं, आप कहते हैं सर हजारों लाखों बोलते हैं। तो यहीं से कहानी समझ में आती है। यहां पे पहले 1000 आएगा, उसके बाद करोड़ आएगा। तो यहां पर इस ऑप्शन को तो बाहर करो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस ऑप्शन को तो अपन ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब देखो थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज इज वेस्टेड ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़, अब यहां पे एक जगह पे तो 1000 लिखा हुआ है, एक जगह पे करोड़ लिखा हुआ है, यहां पे थाउजेंड्स लिखा है, यहां करोड्स लिखा हुआ है। तो आंसर क्या होगा, हमने कहा अगर ऐसा कहीं पर हो, लाइक यूनिट आ रही हो, उसके बाद ऑफ आ रहा हो और उसके बाद नाउन आ रही हो, ठीक है। तो यहां पर यही तो चल रहा है भाई, यूनिट आ रही है, उसके बाद ऑफ आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो यूनिट और नाउन दोनों के दोनों किस में होंगे, प्लूरल में होंगे। ये देखिए प्लूरल, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। तो यहां पे थाउजेंड्स कहना ठीक हुआ, यहां पे रुपीज कहना ठीक हुआ, लेकिन यहां इज कहना गलत हुआ, तो ये ऑप्शन भी बाहर हुआ।
ठीक है, यहां पे देखिए थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज आर, तो ये बिल्कुल सही आंसर आपका, ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर क्या मिस्टेक है, यहां पर इसका मिस्टेक है, तो ये भी बाहर हुआ। ठीक है, तो आई थॉट आपको बड़े अच्छे से यूनिट वाले कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर बहुत बेसिक सा लॉजिक आपको दिया गया था। ठीक है, क्योंकि मैं हर टेस्ट पेपर में ये कोशिश करूंगा कि आपके हर तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होते रहे। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन आपको मिले, ताकि आप जो आपका टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 का, वो टारगेट पूरा हो सर। पेज आफ्टर पेज हैव बीन, तो आपने कहा सर हैव का यहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट बनता है यहां पर, थोड़ा सा वो समझा देता हूं। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या चलता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, जिससे आपको यहां पर सारी कहानी समझ में आ जाए। सर एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है नाउन वन। ठीक है, और देन मैं कहता हूं कि इसके बाद आ गया सर प्रीपोजिशन, इसके बाद आ गया प्रीपोजिशन, देन आ गया नाउन टू। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नाउन वन प्रीपोजिशन प्लस नाउन टू, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो होगी वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन वन। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये बन गया। दूसरा है नाउन वन देन प्रीपोजिशन, देन फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया नाउन वन। ठीक है, फिर से क्या आ गया, नाउन वन आ गया। तो यहां पर जो वर्ब है वो कैसी होगी, तो भैया जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगी। जो वर्ब है वो कैसी होगी, वो सिंगुलर ही होगी। यहां पर एक दूसरा रीजन क्या है सिंगुलर होने का, यहां पर जो नाउन है वो भी कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। वो भी कैसा होगा, सिंगुलर। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन है वो भी कैसा होगा, क्योंकि नाउन वन मैंने लिखा है, इसका मतलब सेम नाउन दोनों तरफ होगा, तो वो भी कैसा होगा, वो भी सिंगुलर होगा। इसका मतलब पेज आफ्टर पेज होगा या पेजेस आफ्टर पेजेस होगा। आपने कहा सर पेज आफ्टर पेज होगा, ये तो श्योरिटी हो गई, तो पेजेस को हटाओ भाई, ये ऑप्शन भी बाहर हुआ। ठीक है, यहां पर देखिए पेज आफ्टर पेज हैज, तो यही तो बात चल रही है, नाउन वन प्रीपोजिशन, नाउन वन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो ये मिल गया अपना आंसर। ये लीजिए जी, आंसर हो जाएगा पेज आफ्टर पेज हैज बीन रीड। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शी एंड नॉट, और बहुत सारे बच्चों ने इसमें ये कहा कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, तो भाई ये समझिए, अच्छे से समझिए सर, तुक्केबाजी नहीं करनी, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कॉन्सेप्चुअल माइंड थॉट क्रिएट होना चाहिए। और अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, स्पेशल इंग्लिश के आप स्टूडेंट हैं, तो आपके माइंड में तो होना ही चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली जिसने प्रॉपर क्लास अटेंड किया है, जो अच्छे से नोट्स बना रहा है, चीजों को समझ रहा है, उसके कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सर कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जब अपन प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम कॉन्सेप्चुअल एक थॉट क्रिएट करते हैं। वो क्या होता है, हम कहते हैं कि सर कोई भी वर्ब अगर लिख रहे हैं, लाइक एक सेंटेंस में जो मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, अगर मैं सिंगल वर्ब की बात कर रहा हूं, लाइक मेन वर्ब की बात कर रहा हूं, तो मेन वर्ब से पहले जो प्रोनाउन के केसेस आते हैं वो आते हैं सब्जेक्टिव केस। ठीक है, वहीं पर मैं अगर मेन वर्ब के बाद की बात करूं तो इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, इसके बाद में सर अगर मैं बात करूं थोड़ी सी आगे के लेवल पर, तो मैं कहता हूं सर अगर मैं डायरेक्टली ये पूछता आपसे कि सर आप लिख रहे हो प्रीपोजिशन, क्या लिख रहे हो आप, प्रीपोजिशन, और इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि केस कौन सा आएगा, तो आपका रिप्लाई होगा ऑब्जेक्टिव केस। आपका रिप्लाई क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने के लिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहा हूं। मैं अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे बात क्या कर रहा हूं, ये समझिए आप। मैं कहता हूं सर आप बोल रहे हैं प्रीपोजिशन, आप क्या कह रहे हैं, प्रीपोजिशन। जब आप प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो प्रीपोजिशन में दो बिहेवियर काम करते हैं। ठीक है, एक आता है रूट प्रीपोजिशन और दूसरा आता है फंक्शनल प्रीपोजिशन, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होते हैं। तो रूट प्रीपोजिशन जो है वो कौन से हैं, तो आप कहते हैं ऑन है, लाइक एट है, लाइक इन है, इस तरह के जो प्रीपोजिशन है, ठीक है, ऑफ है, ये सारे हो गए रूट प्रीपोजिशन। दूसरे जो फंक्शनल प्रीपोजिशन है, जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, दैट लाइक ये प्रीपोजिशन कौन से होंगे, ये प्रीपोजिशन होंगे फंक्शनल, जैसे कि लाइक है या फिर अनलाइक है। ठीक है, ऐसे ही मैं विथ कहूं या फिर अलोंग विथ कह दूं, ठीक है, अलोंग विथ कह दूं, या फिर मैं इसके साथ कह दूं लाइक टुगेदर विथ, ठीक है, या मैं कह दूं टुगेदर विथ, ठीक है। और टुगेदर विथ के अलावा अगर मैं कहूं तो ऐसे वर्ड हो सकते हैं लाइक एक्सेप्ट हो सकता है। ऐसे ही वर्ड की अगर बात करूं तो मैं एंड नोट हो सकता है। अब देखो इस बात को समझो आप, मैंने कहा ऐसे ही वर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, ऐसे ही वर्ड की अगर मैं बात करूं तो एंड नोट हो सकता है, एंड नोट, अच्छे से समझ लो, एंड नोट हो सकता है। ऐसे ही अगर शब्द की बात करूं तो बट हो सकता है। इसका मतलब ये समझ में आता है सर जो फंक्शनल प्रीपोजिशन है वो तो हमें पता ही नहीं था, हम तो इन्हें कुछ सिर्फ प्रीपोजिशन लिए, हम तो इन्हें अलग से पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस कर रहे थे, हमारे माइंड में तो था ही नहीं कि लाइक जो वर्ड है, लाइक एक वर्ब भी हो सकता है, लाइक एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को ही तो समझना सर। यहां मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहां एंड नोट क्या है, आपने कहा सर एंड नोट जो है वो आपने डिफाइन किया है। एंड नोट क्या है, एंड नोट यहां पर मेंशन है। एंड नोट
क्या होगा, एंड नोट एक प्रीपोजिशन है, और अगर एंड नोट प्रीपोजिशन डिफाइन है और प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद होगा ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, दैट मीन्स क्या करेंगे यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस का ऑप्शन कौन सा, तो पहले दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, पहले दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब पहले दो ऑप्शन नहीं होंगे तो अब कौन से ऑप्शन बचे, अब ऑप्शन बचे हैं दो, मी हैज और मी हैव। तो ये तो श्योरिटी है कि मी होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हैज होगा या हैव होगा, अब प्रश्न ये उठता है कि हैज होगा या हैव होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप करेंगे ये हमें सेलेक्ट करना है। तो सर ये तो श्योरिटी होगी कि मी होगा, ये तो श्योरिटी होगी मी होगा। प्रश्न ये उठता है कि यहां पर कौन सा जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, तो बहुत सिंपल लॉजिक है सर। जब प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, जब प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, ये रहा देखो अभी पढ़ गए, प्रीपोजिशन से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, नाउन वन प्रीपोजिशन नाउन टू, वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, नाउन वन के अकॉर्डिंग। नाउन वन कौन है, नाउन वन है शी, यहां पर शी के अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हेज। तो आंसर होगा सर मी और हेज। तो आई थॉट आपको अच्छे से क्लियरिटी आई कि किस तरह से मैंने यहां पर मी और हेज का आंसर सेलेक्ट किया है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज राकेश असिस्टेड बाय हिज फ्रेंड। असिस्टेड बाय, यहां पर कहानी समझिए आप, असिस्टेड बाय आ रहा है तो राकेश के अकॉर्डिंग वर्ब आना है, और राकेश के अकॉर्डिंग वर्ब यहां पर ए के ऑप्शन है। V3 का कॉन्सेप्ट आगे दिख रहा है तो यहां पर ए के ऑप्शन बनता है, दैट इज कॉल्ड हैव, ठीक है, सॉरी हैज, हैज के साथ V3 तो आ जाएगा हैज टेकन, ठीक है। देन आगे चलता हूं मैं, हिज फादर डिड नॉट लाइक हिम, लाइक हिज, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे अच्छा है, मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि काम ही है सर मेरा एक्सप्लेन करने का, ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा थोड़ा सा। लाइक मैं अगर आपसे कभी पूछता कि भैया एक बात बताओ, भैया एक बात बताओ कि अगर कहीं पर आप पॉजिटिव केस यूज कर रहे हो तो भैया इसके बाद क्या आएगा, आपके मुंह से फटाक से निकला अभी नाउन आएगा सर, क्या आएगा, नाउन आएगा। मैं कहता हूं एक बात याद रखना, अगर नाउन आ रहा है पॉजिटिव केस के ठीक बाद, तो मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि पॉजिटिव केस के ठीक पहले, पॉजिटिव केस के ठीक पहले ना तो सब्जेक्टिव केस आता है और ना ही ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई यहां पर अगर पॉजिटिव केस के ठीक बाद में नाउन आ रहा है तो ना तो इसके बाद सब्जेक्टिव, इससे पहले सब्जेक्टिव केस आएगा, और ना ही इसके जस्ट बाद में, इससे ठीक पहले ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आप चाहे तो इसको हटा दीजिए, आप इतना सा रूल समझ लीजिए कि सर पॉजिटिव केस के बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और अगर आपको याद हो तो नाउन के बिहेवियर जब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं तो मैं वहां पर आपको बताता हूं एक वर्ड दैट इज कॉल्ड झिरंड। झिरंड क्या होता है सर, जब आप बात करते हैं सर, जब आप बात करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आपको आईएनजी यूज करना है तो उसे आप क्या कह देते हैं, जब वो नाउन का रोल करता है तो उसे आप क्या कह देते हैं, झिरंड कह देते हैं, ठीक है सर। यहां पर थोड़ा सा इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि समझना जरूरी है सर, समझना जरूरी है इस बात को, ठीक है, ताकि आगे के बिहेवियर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो। अब आपने कहा सर ये बात तो समझ में आ गई, तो इससे क्या समझ में आया, मैंने कहा देखो यहां पर क्या आ रहा है, हिज आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, हिज आ रहा है। अगर हिज आ रहा है तो ये श्योरिटी है कि आगे मुझे क्या चाहिए, आगे मुझे चाहिए सर नाउन। नाउन कैसे आ सकता है, क्या V1 नाउन हो सकता है, हमने कहा नहीं हो सकता। अगर V1 नहीं हो सकता तो गोज और गो दोनों ही नहीं होंगे। अब प्रश्न उठा तो यहां पे क्या टू गो नाउन होगा या गोइंग नाउन होगा, तो हमने कहा ये रहा सर, V1 के साथ अगर आईएनजी यूज करते हैं तो झिरंड का फॉर्मेशन तैयार होता है जो नाउन का रोल करता है, तो ये भैया आंसर हो गया गोइंग, आंसर क्या हो गया, गोइंग हो गया। आगे चलते हैं, ईदर ऑफ टू फ्रेंड्स, ईदर ऑफ, तो भैया ईदर का मतलब ही क्या है, ईदर का मतलब ही है 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई एक की बात जब अपन करते हैं तो ईदर का यूज करते हैं। तो भैया यहां पर 2 की बात करनी थी, ईदर के अकॉर्डिंग 2 बिल्कुल ठीक है। तो वर्ब कैसी आएगी, दो में से कोई एक की बात है, एक की बात है तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी, वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑप्शन क्या होगा यहां पर, देखिए यहां पर डिड गिवन हो सकता है क्या, एक ही ऑप्शन बनता है सर वॉज गिवन, एक ही ऑप्शन बनता है वॉज गिवन। उसके बाद में फिर मैं आगे चलता हूं सर, और ये सारी चीज़ें सर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ सिखाई है। इंग्लिश स्पेशल के जो स्टूडेंट है मेरी हर बात को बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे, और इंग्लिश स्पेशल में आपको पता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और बाकी टेस्ट सीरीज वाले बच्चे हैं उनको अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है अगर आपको, तो बेटा आप मुझसे आराम से पूछ सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बाद में भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने कोर्स बाय किया है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके कोर्स के लिए पूरा, और आप जब भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। सीमा बोट ए कार, यहां पर देखिए सीमा बोट ए कार को ब्लैंक इज 24 किलोमीटर पर लीटर, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। यहां बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन बीच में देने का रीजन होता है मुझे ये भी तो देखना है कि मेरे बच्चे कितने अच्छे से लेवल से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। सीमा बोट ए कार, अब यहां पर देखो माइलेज की बात है, माइलेज की बात है तो क्या हुज माइलेज हो सकता है, आपने कहा हु हुम हुज, ये तीनों बिहेवियर तो सर पर्सन के लिए होता है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब एक प्रश्न उठता है कि द माइलेज ऑफ विच
और विच माइलेज। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए सर, ये कैसे काम करता है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए काम कैसे करता है, आखिरकार ये पॉजिटिव केस का बिहेवियर कैसे काम करता है। देखिए सर, जब आप पॉजिटिव केस की बात करते हो प्रोनाउन लेवल पर, जब आप पॉजिटिव केस की बात करते हो प्रोनाउन लेवल पर, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। दैट लाइक मैं अगर कहूं कि अगर आप एनिमल की बात कर रहे हो या एनिमल की बात कर रहे हो, लाइक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको कुछ मेंशन करना हो तो आप विच मेंशन करते हैं और उसके बाद एक स्टेटमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, एक सैड स्टेटमेंट होता है। उसके बाद एक साइड स्टेटमेंट होता है। देन अगर मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं इसी लेवल पर, इन्हीं सभी के लेवल पर आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बात कर रहे हैं पोजीशन की। रिफ्लेक्सिव केसेस में अगर आप बात पोजीशन की कर रहे हैं तो दो चीजें बनती है यहां पर, एक तो बनती है लिविंग थिंग के लिए, एक तो बनती है लिविंग थिंग के लिए। और जब लिविंग थिंग के लिए बात करेंगे तो आपको पता है लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं हुज प्लस पोजीशन, हुज प्लस पोजीशन यूज करते हैं, ठीक है। वहीं पर एक दूसरा बिहेवियर इसका तैयार होता है पोजीशन के लिए। जो दूसरा बिहेवियर है वो क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग की अगर बात करते हैं सर, हम अगर नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं एक स्ट्रक्चर को। किस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं मैं अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। नॉन लिविंग थिंग का यूज करते हैं पोजीशन ऑफ विच, पोजीशन ऑफ विच। आपने कहा सर ऐसा क्यों किया, मैंने कहा भाई थोड़ी सी नॉलेज आपको पुरानी होगी। लाइक अपने एग्जांपल आता था टेबल्स लेग, अपने एग्जांपल आता था टेबल्स लेग। मैंने कहा जी टेबल्स लेग सही होता है, बच्चे ने कहा ना जी सर ये सही नहीं होता, इसका पॉजिटिव केस तो ये तो नॉन लिविंग थिंग है, इसका तो सर एक्सपेंडेड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या यूज करूं, बच्चे ने कहा सर ये लिखो लेग ऑफ टेबल। बच्चे ने ये कहा लेग ऑफ टेबल लिखो सर। मैंने कहा ठीक है, नाउन ऑफ नाउन का बिहेवियर चल रहा है तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे, ये लो जी द का यूज कर लिया। द लेग ऑफ टेबल कहना सही होता है, बच्चे ने मुझे सिखाया। मैंने कहा बच्चे ने जो सिखाया मैंने उसी से सीखा, और नॉन लिविंग थिंग यहां पर भी मैंने वही चीज अप्लाई की है, ठीक है। क्योंकि यहां पर विच क्यों आ रहा है, विच इसलिए आ रहा है क्योंकि थिंग जो है वो पहले से डिफाइन नहीं है, ठीक है। यहां पर पोजीशन आपको डिफाइन करना है तो पोजीशन ऑफ विच आ जाएगा। दैट मींस यहां पर जो आंसर है वो क्या होगा, लाइक आंसर यहां पर तो एक ही वर्ड है माइलेज, तो ये तो पोजीशन हो गया, पोजीशन ऑफ विच, यानी कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ध्यान से समझिए आंसर क्या होगा। विच माइलेज हो सकता है कि आपने कहा सर विच माइलेज तो नहीं हो सकता, विच माइलेज तब हो जाता जब यहां पर टेबल्स लेग सही होता, तो ये तो गलत होता है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता। यहां माइलेज ऑफ विच लिखा है तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन आ रहा है और आर्टिकल द का बिहेवियर फॉलो नहीं हुआ, ठीक है। आपने कहा सर नाउन ऑफ नाउन का है, या तो माइलेज ऑफ विच है, विच नाउन थोड़ी है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कहा आपने, नाउन विच नाउन नहीं है, लेकिन विच से आप थिंग को मेंशन कर रहे हो, इसलिए हमने नाउन ऑफ नाउन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा द माइलेज ऑफ विच। यहां नॉन लिविंग थिंग के बिहेवियर में आप यूज करते हो पोजीशन ऑफ विच, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं आप, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं सर। सी सा ब्लैंक स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, मेनी ए हो नहीं सकता, एन हो नहीं सकता, मेनी के साथ प्लूरल नाउन, सिंपली आंसर हो जाएगा मेनी, मच तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे चलते हैं। गोवा इज ब्लैंक देन पटना फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। तो यहां तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, आपको पता है फर्दर के साथ टू आता है और फार्दर के साथ क्या आता है, देन आता है। तो आंसर सिंपल था कि फार्दर यूज करेंगे अपन, ठीक है। आंसर हो जाएगा FARTHER, ठीक है। फार्दर का मीनिंग क्या हो जाएगा, दूर के सेंस में, रेंडम जो डिस्टेंस होता है उसके लिए अपन फार्दर का यूज करते हैं। और ये याद रखें इसके साथ टू नहीं सर देन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हायर यू गो कोल्डर इट इज। आपने कहा सर यहां पे भी कंपैरेटिव, यहां पे भी कंपैरेटिव, दो पैरेलल कंपैरेटिव डिग्री आने का मतलब आर्टिकल द यूज करते हैं दोनों से पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। शी इज टॉलर एंड ब्यूटीफुल देन टीना, ठीक है। यहां पे आपको पता है यहां पर इसके ठीक बाद में कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो ये तो श्योरिटी है कि फिर एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या यूज करूंगा, सिंपली मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। मच मोर मोस्ट, मेनी मोर मोस्ट, ठीक है। मैंने आपको बड़े अच्छे से सिखाया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट के लिए। श्रीराम एक्टेड ब्लैंक देन श्याम डिड। देखो यहां पर लिखा हुआ है श्रीराम एक्टेड, यानी एक्शन तो आ गया, लेकिन यहां पर प्रश्न उठा है कि देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। बट कंपैरेटिव यूज करें तो करें कैसे, यहां पर स्ट्रॉन्गर तो ऑप्शन ही नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। स्ट्रॉन्गर ऑप्शन होता तो कर लेते, बट यहां तो स्ट्रॉन्गर ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें फिर क्या करें भाई। यहां पर एक तो ऑप्शन है मच स्ट्रॉन्ग, तो आपने कहा ये तो होगा नहीं सर। मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट, तो मोर का बिहेवियर हो सकता है, तो मच वाले दोनों बिहेवियर होंगे नहीं कंपैरेटिव में। अब दो ऑप्शन बचे, स्ट्रॉन्गर तो मोर भी कंपैरेटिव, स्ट्रॉन्गर भी कंपैरेटिव, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड मोर स्ट्रांगली। आपने कहा सर ये कैसे हुआ, सर अगर आप स्ट्रॉन्ग की बात करें तो इसका जो कंपैरेटिव बिहेवियर है, अगर एडजेक्टिव और डिग्री और एडवर्ब के लेवल पर अगर आप देखें, अगर आप डिग्री के लेवल पर देखें
अगर आप डिग्री के लेवल पे देखें तो सबसे पहले इसकी पॉजिटिव डिग्री दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग, इसकी कंपैरेटिव दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गर, और इसी की सुपरलेटिव जो डिग्री होगी वो होगी स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है। अच्छा, इसी का अगर आप डिग्री से हटके थोड़ा सा एडवर्ब लेवल पर इसी का कॉम्बिनेशन देखें तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई आप एडवर्ब बनाते हैं तो ये लीजिए स्ट्रांगली। ठीक है। और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा मोर स्ट्रांगली, मोर स्ट्रांगली। ठीक है। और यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। और एक बात यहां पर ध्यान रखनी है, जब भी आप एडवर्ब के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, जब भी आप एडवर्ब के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एडवर्ब के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो भैया सुपरलेटिव डिग्री से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता, ये याद रखना। क्योंकि यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन आप यूज कर रहे हो एक एडवर्ब की तरह, यहां पर ये एग्जैक्टली एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, इसलिए यहां पर द का यूज नहीं होता। ठीक है। आपने कहा सर कैसे माने, आपने जो बात बोली है वो सही है। मैंने कहा चलो मेन वर्ब से पूछते हैं। एक्टेड हाउ, एक्टेड हाउ, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, एक्टेड हाउ, हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये लीजिए सर, ये रहा आपका रिप्लाई, मोर स्ट्रांगली, ये रहा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। तो आई थॉट आपको समझ में आया होगा कि मोर स्ट्रांगली मैंने क्यों किया है। सर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आने चाहिए पेपर में, ठीक है, थोड़ा मजा भी तो आना चाहिए। सारे बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको मजा ही क्या आएगा, नया सीखने को ही कहां मिलेगा सर। ठीक है, कुछ हटके क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है। ओके, लेकिन हटके वो नहीं आएंगे सर जो आपके रिलेट नहीं करते एग्जाम को, एग्जाम से जो रिलेट करते हैं वही क्वेश्चन में दूंगा आपके। ठीक है। पल्लवी विल पे द टैक्स ब्लैंक हिज ह्यूज अर्निंग। ठीक है। आपसे पूछा गया बिकॉज ऑफ नो कंजक्शन नीडेड और सो। ठीक है। आपने कहा सो तो होगा ही नहीं सर, सो तो आपने पहले ही उठा दिया, क्योंकि आपको पता आगे रीजन एक्सप्लेन हो रहा है। अब रीजन एक्सप्लेन हो रहा है तो यहां पर फिर कौन सा ऑप्शन है जो सूट करता है, यहां पर यह प्रश्न उठता है कि सर फिर कौन सा ऑप्शन है वो सुटेबल होगा। अगर सो हो नहीं सकता तो ऑप्शन बनता है बिकॉज ऑफ नो कंजक्शन नीडेड। अब आपने कहा सर नो कंजक्शन नीडेड वाला भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ रीजन तो एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो फिर कौन सा होगा भाई, नो कंजक्शन वाला भी नहीं होगा। अब आपको पता है कि एक तरफ स्टेटमेंट है, एक तरफ स्टेटमेंट है और दूसरी तरफ क्या है, रीजन है। एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ रीजन है, एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ रीजन है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं फिर से बोलता हूं, एक तरफ स्टेटमेंट है, दूसरी तरफ रीजन है। अब यहां पर देखिए एक तो ऑप्शन आ रहा है बिकॉज। अगर बिकॉज आप किसी भी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसके जस्ट बाद में एक रीजन एक्सप्लेन होगा। अरे सर ये बात तो हर कोई जानता है। अरे जो मैं नया सिखा रहा हूं वो सुनो, अगर आप बिकॉज यूज करते हो तो इसके बाद रीजन एक्सप्लेन करते हो, बहुत कॉमन सी बात है। अब सुनो अच्छे से, अब अच्छे से सुनो, मैंने कहा बिकॉज यूज करते हैं तो इसके बाद रीजन एक्सप्लेन किया जाता है, बिल्कुल सही भैया। रीजन किस में एक्सप्लेन करोगे, एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करोगे आप। ठीक है। उस सेंटेंस में क्या होगा, उस सेंटेंस के पास अपना एक हेल्पिंग, उस सेंटेंस के पास मे भी एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, एक वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट। अरे ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो उसके पास मिनिमम सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होगा। अरे मैं कहूँ सब्जेक्ट भी नहीं होगा तो उसके पास क्या होगा, एक वर्ब तो कंपलसरी होगा। ठीक है। तो ये बात तो होगी बिकॉज की। अब ये तो बात हो गई बिकॉज की। अब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या आता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आता है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ क्या कहता है, बिकॉज ऑफ कहता है भैया मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही कहानी है। आप रीजन को एक्सप्लेन करोगे मेरे साथ भी, ठीक है, मेरे साथ भी आप रीजन को डिफाइन करोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब आप डिफाइन करने की बात करेंगे ना तो सेंटेंस का कोई काम नहीं है मेरे पास। मेरे साथ या तो कोई वर्ड आएगा और या फिर एक फ्रेज जो है उसका एक कॉम्बिनेशन आएगा। अच्छा, इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये कह रहे हो कि भैया ना तो सब्जेक्ट आएगा और ना ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा और ना ही सेंटेंस आएगा। ठीक है, ना ही क्या आएगा, सेंटेंस आएगा। तो इस बात को ध्यान से समझो सर, ये कुछ नया है। ठीक है। आपने कहा अगर बिकॉज ऑफ आ रहा है तो आगे रीजन तो एक्सप्लेन करना है, लेकिन इसके ठीक बाद में एक वर्ड होगा या फ्रेज होगा, दैट मीन सब्जेक्ट भी नहीं होगा और सेंटेंस भी नहीं होगा। ठीक है। आगे देखते हैं तो लिखा है ह्यूज अर्निंग। भैया ये तो एक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक है। इसका मतलब समझ में आता है कि यहाँ बिकॉज नहीं सर, क्या आएगा, बिकॉज ऑफ आएगा। बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी और इवन जिसने नहीं गलती की है, ग्रेट। ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं सर, उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लाइक कहते हैं ना कि उनको स्टक हो रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे हो गया। आई वर्कड इन द ऑफिस, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैंने बोला ये हर टेस्ट में बहुत कुछ नया सीखने को मिलना है सर। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही फ्रेम ऐसे करूंगा जहां पर आपको लॉजिकल कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। ठीक है। ओके, सो देखिए यहां पर मैं तीन चीजें आपके सामने डिफाइन करता हूं। एक पेयर होता है जिसे अपन कहते हैं बिटवीन के साथ एक स्टेटमेंट, और उसके बाद आप एंड का पेयर बनाते हैं,
देन उसके बाद फिर से आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं। जनरली ऐसा होता है, इसका आप यूज़ करते हैं किस बिहाफ पर, टाइम या प्लेस के बिहाफ पर। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। फिर से मैं कहता हूं कि एक प्रेयर यूज़ करते हैं आप फ्रॉम का, और फ्रॉम के साथ आप क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके साथ पेयर बनाते हैं। आप किसका, टू का बनाते हैं। हाँ सर हमने यही पढ़ा है, हाँ भाई यही चीज़ है, लेकिन पहले सीखे आप, ठीक है। इसके साथ भी हम क्या करते हैं, टाइम और प्लेस को डिनोट करते हैं। देन मैं कहता हूँ फिर से एक फ्रॉम आता है और इसके साथ फिर से हम स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन इस बार टू नहीं, इस बार क्या लिख रहा हूं मैं, इस बार लिख रहा हूं टिल, या तो लिखेंगे टिल या लिखेंगे अनटिल, फिर से क्या होगा, फिर से होगा एक स्टेटमेंट, और इसके ठीक बाद में आप यूज करोगे टाइम का, लेकिन प्लेस का यूज नहीं करते। पहली बात तो ये समझ लो, प्लेस का यूज नहीं करते, ठीक है। आपने कहा सर एक बात बताओ, फ्रॉम टिल और फ्रॉम टू वाले में चेंज क्या हुआ, दोनों में टाइम है। मैंने कहा अब कहानी को बदलता हूं। अब जो है ना वो लाइक जो कहते हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो अब आने वाला है। अगर आप बात करते हैं स्टैटिक, स्टैटिक लेवल पर, तो यूज करते हैं बिटवीन के साथ एंड को, ठीक है। वहीं पर अगर आप बात करते हैं मोशन लेवल पर, अगर मोशन लेवल पर बात कर रहे हैं तो आप फ्रॉम के साथ टू का यूज करते हैं, और अब आता है फ्रॉम के साथ अनटिल और टिल का यूज, ठीक है। ये कब करेंगे तो ये समझो आप, अगर आप कहीं पर भी स्टैटिक या मोशन दोनों के लेवल पर अगर किसी वर्ड का यूज करना चाहते हैं और वो भी टाइम वाली फ्रेम में, तो आप यूज कर सकते हैं किसका, तो सर हम यूज कर सकते हैं फ्रॉम का। अब पूरी कहानी को फिर से समझाता हूं, अब माइंड में कुछ नया सीखने को मिला सर, ठीक है। मुझे पता है सर आपने बुक से क्या पढ़ा है और मुझे क्या पढ़ाना है, ठीक है। ओके, आपने कहा सर अब कुछ कहानी अलग लग रही है। मैंने कहा देखो यहां पर सबसे पहले स्टैटिक मोशन, ये क्या चीजें हैं, ये स्टैटिक जो है ना सर, ये है सिचुएशन, स्टैटिक मोशन, ये क्या है, सिचुएशन। जो आपके सेंटेंस में एक्ट हो रहा है वो किस तरह का, वो स्टैटिक है या मोशन है, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, ये है सिचुएशन। आपने कहा आई वर्कड इन दिस ऑफिस, जो ऑफिस यहां पर एक्ट होने की बात है, वर्कड इन दिस ऑफिस, ऑफिस की जो बात है वो स्टैटिक है या मोशन है, आपने कहा सर ये तो मोशन है। अरे भाई मोशन कैसे हो सकता है, ऑफिस मोशन कैसे हो सकता है, अच्छा सर ये तो स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक है तो पहली बात स्टैटिक के लिए बिटवीन के साथ एंड का पेयर यूज करते हैं, बिटवीन के साथ एंड का पेयर। अरे भाई बिटवीन ही नहीं है तो एंड का पेयर कहां करें, यहां तो फ्रॉम आ रहा है तो बिटवीन वाला ऑप्शन ही नहीं बनेगा। अब फ्रॉम के लिए तो दो ऑप्शन है सर, मोशन और स्टैटिक मोशन। बताओ भाई क्या यूज करूं, आप खुद डिसाइड करो। आपने कहा सर यहां तो स्टैटिक की बात है तो यूज क्या करेंगे, यूज करेंगे फ्रॉम के साथ टिल का या फिर अनटिल का। इसलिए यहां पर टिल हुआ है सर, इसलिए यहां पर टिल आंसर किया हमने, ठीक है। तो आई थॉट आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सर। शी माइट क्वालिफाई द एग्जाम। सर अक्सर ये होता है जब भी आप टेस्ट सीरीज कोई भी अटेंड लेते हैं तो अक्सर ये होता है कि सर आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आंसर दे दिए जाते हैं, आप जानो आपका काम जाने, ठीक है। आप सीखो नहीं सीखो कोई मतलब नहीं। सर मैं बार बार कहता हूँ आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका यूटिलाइज करें आप। अगर आपने ₹1 भी कहीं इन्वेस्ट किया तो उसका आप यूटिलाइज करें। अगर आप यहाँ से कोर्स बाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज करें। जितना टीचर मेहनत कर रहा है उतनी टीचर के लिए आप भी मेहनत करें, रिस्पॉन्सिबल बने, अपने रिजल्ट शो करे सर। शी वर्कड हैज ब्लैंक, शी माइट क्वालिफाई द एग्जाम। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर्पस लेवल पर, क्योंकि ये कंजंक्शन के एक अच्छे लेवल से क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो एज, लेस्ट और सो दैट, यहां पर 3 ऑप्शन आपके पास है। मैं तीनों ही बता देता हूं आपको, तीनों के तीनों जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे एक साथ। क्योंकि होता क्या है, होता ये है सर, एक्शन होता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपसे कंजंक्शन दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद सर आपको डिफाइन किया जाता है पर्पस। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इस फॉर्मेशन में आते हैं, लाइक पहले एक एक्शन होगा, फिर कंजंक्शन पूछेगा और फिर पर्पस देगा, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 3 ऑप्शन देता है, सो एज, लेस्ट या सो दैट। अब क्या करें हम क्या करें, लाइक एक्शन अगर प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, ठीक है, तो उसके साथ सो दैट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि आगे जाके आप मे करेंगे या फिर माइट करेंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर सो दैट की जगह, अगर यहां पे प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, टेंस मैटर ही नहीं करता सर यहां। अगर बात कर रहे हैं आप ब्लेस्ड की, तो पहली बात तो भैया इसके साथ नोट तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा भाई, तो इसके साथ आएगा शुड, या फिर इसके साथ आएगा या तो शुड ही आएगा,
जो वर्ड है उसके साथ शुड आएगा। और इसके साथ एक बात याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंस वर्ड। नेगेटिव सेंस वाला जो वर्ड है वो जरूर डिफाइन करें, नेगेटिव सेंस का एक वर्ड जरूर डिफाइन करना है इसके साथ। तो यहां पर क्या बोला मैंने, यहां पर ये बोला है कि लेस्ट के साथ नोट का यूज नहीं होगा, ठीक है, लेस्ट के साथ नोट का यूज नहीं होगा, मैंने ये बोला है। और लेस्ट के साथ पेयर बनता है शुड का, लेस्ट पहले से नेगेटिव है तो नोट आएगा नहीं, शुड का पेयर बनेगा, आगे एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड इंडिकेट जरूर करेंगे, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ क्वालिफाई है तो डिसक्वालीफाई कर सकते थे अपन यहाँ पर, ठीक है, लेस्ट वाले फॉर्मेशन में। और वन मोर थिंग इज, एक बचता है हमारे पास सो इज। सो इज क्या कहता है, सो इज कहता है कि सर मेरे साथ आप 2+V1 यूज कर सकते हो, मेरे साथ आप 2+V1 यूज कर सकते हो, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इसका मतलब ये भी तो कह रहा है, इसका मतलब ये भी तो कह रहा है कि भैया मेरे साथ कभी भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज आप नहीं करते। सर वाइस वर्सा चीजों को समझना है कि और क्या हो सकता है ये भी तो समझे। पहली बात तो यहां नोट नहीं आना है, अब यहां पर आपने कहा सब्जेक्ट नहीं आना, हेल्पिंग वर्ब नहीं आना, ये बात भी समझ ली जाए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन, शी वर्कड हैज ब्लैंक, शी माइट क्वालिफाई द एग्जाम। शी माइट कहां पर दिख रहा है आपको, माइट तो यहां पर है, एक ही ऑप्शन बनता है सर सो दैट। आपने कहा सर क्या यहां सो एज नहीं हो सकता, भाई सो एज के लिए तो आगे 2+V1 चाहिए। अच्छा सर यहाँ लेस्ट नहीं होता, लेस्ट के लिए तो शुड चाहिए आगे, एक ही ऑप्शन बनता है कौन सा, सो दैट, ठीक है। ये है सर इंग्लिश स्पेशल वाले बच्चे, ये करेंगे सर धमाल, ये मचाएंगे धमाल, 50 आउट ऑफ 50, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किरण विल हैव बीन वर्किंग हियर ब्लैंक नेक्स्ट ईयर, किरण विल हैव बीन वर्किंग हियर ब्लैंक नेक्स्ट ईयर। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। टेंस कौन सा चल रहा है, टेंस पकड़ो आप, टेंस कौन सा चल रहा है। आपने कहा सर यहाँ तो बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो सिंस का तो कोई काम ही नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप यूज ही किसका करते हैं, यूज किसका करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं यूजेस की बात करूं तो आप यूज किसका करते हैं, आप यूज करते हैं सर फ्रॉम का, और फॉर का। सिंस और फॉर यूज नहीं करते हैं यहाँ पर फ्रॉम और फॉर यूज करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज होगा, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम यूज करेंगे सर, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम यूज करेंगे। सो आई थॉट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से चीजें काम कर रही है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। उसके बाद स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो मुझे नहीं लगता इसको डिफाइन भी करने की जरूरत है। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट वर्ड आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक सा क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लीमेंट वर्ड के साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं तो ये विंस हो जाएगा। आगे चलता हूँ सर, दे ब्लैंक लंच। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हैव वर्ब के क्या फॉर्मेशन बनते हैं, एक जो बेसिक नॉलेज लेवल पर क्या बनते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर क्या बनते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो टेंस के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में करवाता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन मैंने कैप्चर किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक तो हैव है और एक हैविंग है, ठीक है। हैव क्या कहता है, हैव ये कहता है कि भैया मैं जनरल सेंस में यूज होता हूँ, जनरल सेंस में यूज होता हूँ, और जो जनरल सेंस है ना वो जनरल सेंस नहीं है, वो है इनडेफिनिट, वो है सिंपल, ठीक है। जनरल सेंस में होता है तो क्या क्या मीनिंग देगा, ये जनरल सेंस में यूज होता है तो ये पोजीशन को इंडिकेट करेगा। भाई जो एक बेसिक नेचर होता है ना किसी भी वर्ड का, वो है जनरल सेंस, ठीक है। ये हेल्थ को इंडिकेट करेगा, और किसको इंडिकेट करेगा सर, ये इंडिकेट करेगा लाइक रिलेशन को इंडिकेट करेगा। वहीं पे हैविंग क्या कहता है, हैविंग कहता है सर मैं तो जनरल सेंस नहीं हूं, तो भाई कौन हो तुम, मैंने कह दिया कौन हो तुम। हैविंग ने बोला कि सर मैं तो हूं पर्टिकुलर सेंस, मैं तो हूं स्पेसिफिक सेंस। चलो ठीक है भाई, आप स्पेसिफिक सेंस हो तो आप क्या करोगे ऐसा। इसने कहा कि सर जो स्पेसिफिक सेंस होते हैं वो डिफाइन करते हैं कॉन्टिन्यूअस को, चलो ठीक है भाई। यहां पर ये किस किस को डिफाइन कर सकता है ये भी देख लेते हैं। ये डिफाइन करेगा ईटिंग को, ड्रिंकिंग को, और ड्रिंकिंग और किसको डिफाइन कर सकता है, और एंजॉइंग को डिफाइन कर सकता है, और किसको डिफाइन कर सकता है, एंजॉइंग को डिफाइन कर सकता है। ये ईटिंग को, ड्रिंकिंग को और एंजॉइंग को डिफाइन करेगा, ईटिंग को, ड्रिंकिंग को और एंजॉइंग को डिफाइन करेगा, ठीक है। सो यहां पर आंसर क्या बना हमारा, आंसर बना यहां पर देखिए आंसर क्या बना। तो लंच की बात हो रही, तो लंच किससे जुड़ा हुआ है, लंच जुड़ा हुआ है ईटिंग से, लंच जुड़ा हुआ है ड्रिंकिंग से, और लंच जुड़ा हुआ है एंजॉइंग से। तो आंसर क्या करेंगे, आपने कहा जी सर आंसर तो हैविंग होना है, आंसर क्या होना है, हैविंग होना है। हैविंग के लिए देखिए कौन सा ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूअस का बिहेवियर। दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ तो आर आता है सर, दे के साथ आर आता तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, आर हैविंग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आर हैविंग, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका आर हैविंग, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखना शुरू करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ना है सर,
जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ कॉन्सेप्चुअली सीखना है, हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। जब आप ग्रामर को डील करते हैं तो ये कोशिश करें कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उनके छोटे छोटे रिविजन्स आप बनाते रहे, छोटे छोटे रिविजन्स उनके लेते रहे, ठीक है। ही इज नोविंग द पर्सन, और यहाँ पे क्या कहा, नीड इंप्रूवमेंट ऑफ एरर रिलेटेड टू, यहाँ पर किसी एरर की हमें आवश्यकता है, लेकिन किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, आपने कहा सर नोइंग वर्ड आ रहा है। नोइंग एक स्टेटिव वर्ब है जिसका यूज हम आईएनजी में नहीं करते, और इसका मतलब ये वर्ब से जुड़ा हुआ एरर है, तो सिंपली आंसर कर देंगे अपन वर्ब। उसके बाद फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। अफर्मेटिव टू नेगेटिव आपको बनाना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव आपको बनाना है। कौन सा आंसर होगा देखिए सर, हम देखते हैं ही इज टू ऑनेस्ट टू स्टील। क्या करना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब नेगेटिव मीनिंग आना चाहिए उसमें। सर दो चीजें होती है, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हो तो दो लेवल पे इसके क्वेश्चन आते हैं। एक जहां पर मीनिंग चेंज नहीं होता, एक बहुत बार डायरेक्टली आपको नेगेटिव बना के दे दिया जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम देखेंगे सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जब टू टू के सिनेरियो क्रिएट होते हैं तो इसको सो दैट में अपन बदलते हैं, टू टू को सो दैट में बदलते हैं। और मैंने आपको ये चीज कहां करवाई है, मैं आपको बता देता हूं, ये चीज मैंने आपको एडजेक्टिव में भी करवाई है और एडवर्ब में भी करवाई है। अरे सर आप ट्रांसफॉर्मेशन एडजेक्टिव एडवर्ब में करवा रहे हो, अरे हाँ भाई मैं कह रहा हूं चार चैप्टर पूरी ग्रामर का 70% कवर करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब, 4 चैप्टर, ठीक है। ये चीज मैंने बड़े अच्छे से आपको करवाई है। तो यहां पर सो दैट का पेयर कहां बन रहा है वो देख लो आप पहले। तो सो दैट का पेयर एक तो सो दैट यहां है, देन यहां तो है ही नहीं तो इसको तो हटाओ, ठीक है। यहां सो दैट आ रहा है और ये तो है नहीं तो इसको भी हटाओ, ठीक है। अब आ रहा है ही इज नॉट सो ऑनेस्ट, अरे नोट भी आ गया और सो भी आ गया सर, काम चलना नहीं है। आंसर क्या बनेगा, ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टील, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, इंट्रोगेटिव टू एसरेटिव बदलना है। अच्छा एसरेटिव में बदलना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, चलो ठीक है सर। हु कैन चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन, हु कैन चेंज द कलर ऑफ दिस स्किन, ठीक है सर। हु कैन चेंज, सर सबसे पहली बात तो इंट्रोगेशन के फॉर्मेशन जब आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं, तो वैसे मैंने आपको जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता हूं तो ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ कंपोनेंट वहां से कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर एक बेसिक लेवल पर अगर देखें तो क्या होगा वो देखिए आप। हु कैन चेंज द कलर, हमें तो पता ही नहीं है सर किसने चेंज किया है। नो वन कैन चेंज द कलर ऑफ हिज स्किन, सिंपली आंसर बिल्कुल सिंपल होगा। और जो इनसाइट लर्नर है, जो इनसाइट पढ़ रहे हैं, मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और इनसाइट से कैप्चर किए ताकि आपको पता रहे कि सर इनसाइट में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप उसको बार बार आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और वहां से मैं पहले ही बोल चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं, हमेशा बोलता रहूंगा जब तक कि पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि जिस दिन पेपर हो जाएगा ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है, कि वहां से 49 तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे सर, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। ओके सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वॉट एवर आई हैड इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज्ड शेड्यूल द डे बिफोर चेंज इनटू नरेशन। मैं क्या करता हूं सर, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं, हमेशा आप पहले टेंस के फॉर्मेशन पे काम करें। सबसे पहले नरेशन की बात है, हेड इन्फॉर्म्ड आ रहा है। हेड इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या समझ में आता है, हेड इन्फॉर्म्ड का मतलब होता है हेड के साथ V3, जिसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, जिसका मतलब क्या है पास्ट परफेक्ट। और जिसका मतलब अगर पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब ये भी बात कॉमन सी है और शॉर्ट सी है कि अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है इसका मतलब 1 का 3, 2 का 4, कुछ ऐसी बात याद आ रही होगी अगर आपने मेरे साथ पढ़ा है तो। 3 का 1 करना है, क्योंकि वाइस वर्सा का बिहेवियर है। यहां पर सिर्फ चेंज नरेशन लिखा है तो हमें देखना है कि ये किस में और बदलना किस में। ये पहले से इनडायरेक्ट में हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो बैकवर्ड चलेंगे, यानी कि फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट का मतलब पांच सिंपल वाला ऑप्शन देखो, बाकी सबको हटाओ। ये ऑप्शन बाहर हुआ, ये ऑप्शन बाहर हुआ। अब 2 ऑप्शन है, डिड यू, डिड आई। यहां से भी पकड़ सकते हैं। एक लास्ट में देखिए, यस्टरडे और बिफोर। तो यहां 2 तरीके हैं, 2 तरीके से पकड़ सकते हैं। यस्टरडे को क्या करते हैं, द डे बिफोर में चेंज करते हैं। आंसर बन चुका है सर हमारा, आंसर बन चुका हमारा। यस्टरडे को किस में बदलते हैं, द डे बिफोर में। तो यहीं से आंसर बना हमारा, आंसर हो गया सी, द प्रिंसिपल सेड टू मी डिड यू इन्फॉर्म द चीफ गेस्ट द रिवाइज शेड्यूल। और लोग क्या कर रहे हैं सर, लोग तो पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसका। ट्रांसलेशन का मतलब एक एक रूल अप्लाई कर रहे हैं, पहले ये हुआ फिर वो हुआ फिर सब्जेक्ट बदलो ये कर। अरे नहीं सर, हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें कम टाइम में सारी चीजें अचीव करनी है, ठीक है। डोंट प्ले द ग्रास बॉय शी शेड, ठीक है। फिर से नरेशन की बात है, आपको पता है यहाँ पर डायरेक्ट मेंशन है, इनडायरेक्ट अपने को चेंज करना है। इनडायरेक्ट चेंज करना है तो सबसे पहली बात, मैं फिर से कहता हूँ, सबसे पहली बात टेंस को पकड़िए। यहाँ पर डू डोंट के साथ V1,
तो क्या समझ में आया आपको? आपने कहा सर डू डोंट के साथ V1 का मतलब तो समझ में आता है कि यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है। अरे भाई अगर समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल की तो जाएगा किस में? आपने कहा सर पास्ट सिंपल में जाएगा। तो पास्ट सिंपल का ऑप्शन देखो भाई, सबसे पहले तो पास्ट सिंपल के ऑप्शन देखते हैं अपन। यहाँ पर देखिए डोंट, तो डोंट तो होगा ही नहीं। आपने कहा पास्ट सिंपल में जाएगा सर, ठीक है, मैंने कहा ओके। दैट के बाद दे शुड, और यहां पर देखता हूं मैं द बॉय नॉट टू प्ले, और दे शुड नॉट। अब यहां पर तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब यहां पे बड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया? यहां पर शुड आ रहा है, यहां शुड आ रहा है, और यहां पर है शी टोल्ड द बॉय नॉट टू प्ले ऑन द ग्रास। ठीक है, एक यहां पर टोल्ड का ऑप्शन है। टोल्ड ऑप्शन बिहेवियर है सेड का, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। अब यहां पर तो मेंशन ही नहीं है। आपने कहा सर वर्ब कहां गई? आपने तो ये कहा है ना कि यहां पर इसको पास्ट में बदले, मैंने कहा यही कहा है मैंने तो, ठीक है। सेड को आपने टोल्ड में बदल दिया। अब यहां पर आपको डोंट का डिडंट दिखना चाहिए था, लेकिन डिडंट तो है नहीं, पहले से इसने क्या कर दिया? नोट टू मेंशन कर दिया। और ये वर्ब अगर यही टेंस पहले से मेंशन है, यही टेंस का मतलब पास्ट सिंपल, हमें फिर से यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आंसर क्या होगा? डायरेक्टली आंसर होगा थर्ड वन। सर टाइम तो फिर भी नहीं लेंगे, क्वेश्चन कैसा ही आए हमें उतना ही टाइम लगना है, कितना? 10 सेकेंड लास्ट, ठीक है। ओके, सो आगे चलते हैं। समवन विल पे योर नेक्स्ट मंडे, ठीक है, समवन विल पे यू नेक्स्ट मंडे। हमने कहा चेंज किस में करना है? वॉइस में। वाइस वर्सा का बिहेवियर फॉलो हो रहा है सर। वाइस वर्सा में क्या करते हैं अपन? देखते हैं कि सेंटेंस किस में चल रहा है। समवन विल पे यू ऑन नेक्स्ट मंडे, हमें पैसिव में बदलना है, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे सर? सिंपली काम करेंगे सर। यहां पर देखेंगे क्या चल रहा है टेंस में। टेंस में क्या चल रहा है? विल पे, यानी कि यहां पे चल रहा है फ्यूचर सिंपल, या फिर मैं कहूं मॉडल के साथ V1। तो मॉडल के साथ V1 को बदलते किस में? मॉडल भी V3, ठीक है, क्योंकि अब एक्टिव पैसिव में आ गए। ये नहीं कि आप यहां पर ये कहो कि सर यहां पे विल का वुड कर देंगे, तो भाई वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। यहां पर अपन चेंज पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं, तो विल प्लस V1 को बदलते हैं अपन, मॉडल प्लस V1 को बदलते हैं मॉडल भी V3 में। तो मॉडल भी V3 देखो और बाकी सारे ऑप्शन हटाओ। मॉडल भी V3 ये रहा, ये तो V3 नहीं है, ये भी V3 नहीं है। वुड बी, तो यहां पर तो वुड कर दिया गया है, तो भैया सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? यू विल बी पेड नेक्स्ट मंडे। सिंपल। देखो कितना आसान है सर आंसर फाइंड करना, ठीक है। बट कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए सर कि एक्चुअल में हमें फाइंड करना कैसे है। ड्रिंकिंग वॉज रूइनिंग हिज लाइफ ग्रेजुअली। मैं फिर से वही काम करूंगा सर, चेंज वॉइस। आपने कहा टेंस को पकड़ते हैं, वॉज रूइनिंग लिखा हुआ यहां पर। यहां आपने कहा बहुत सिंपल है सर। मैंने कहा कैसे सिंपल हुआ भाई? आपने कहा सर कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस हो तो क्या करते हैं? आपने कहा कॉन्टिन्यूअस हो तो कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3 यूज करते हैं सर हम तो। मैंने कहा चलो देखते हैं कौन से में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3। कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस V3, एक तो ये रहा। यहाँ पर तो नहीं है, तो ये तो हटाओ। और यहाँ पर है क्या? यहाँ पर भी नहीं, ये भी हटाओ। और यहाँ पर है क्या? अरे वाह गजब, यहां पर भी नहीं है। तो आंसर क्या बन गया? आंसर बन गया हिज लाइफ वॉज बीइंग रूइंड ग्रेजुअली बाय ड्रिंकिंग, ठीक है। सर आप फील कर रहे होंगे कि कॉन्सेप्चुअल जो पर्सन होते हैं वो चीज़ों को किस तरह से डील करते हैं, ठीक है। और बस मैंने इतने सारे एग्जाम देता हूं ना सर, आप बहुत बार बच्चे जब मेरे ऑफलाइन के बैचेस के स्टूडेंट होते हैं, सर आप ये एग्जाम क्यों दे रहे हो? LDC का क्यों दिया आपने? LDC से पहले ही आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हो। मैं कहता हूं सर मैं अटेम्प्ट लेता हूं इसलिए कि मैं आपको सिखा पाऊं। मैं अटेम्प्ट लेता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं अटेम्प्ट लेता हूं ताकि मुझे ये पता चले कि मैं किस तरह से क्वेश्चन को फास्ट कर पाऊं, ठीक है। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, ठीक है, यहां पर तो कुछ करना ही नहीं था, फिक्स फ्रेज थी ये बर्ड्स ऑफ ए फेदर। ये एक फ्रेज है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक तरह के जो इंसान होते हैं वो साथ साथ होना, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, ठीक है। आगे चलते हैं। हैव यू एवर विजिटेड, हैव यू एवर विजिटेड। देखिए यहां पर बहुत सिंपल है, नाउन ऑफ नाउन का बिहेवियर चल रहा है, आर्टिकल द का यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल का क्वेश्चन था, नाउन ऑफ नाउन के अकॉर्डिंग आर्टिकल द। उसके बाद नेचुरल, तो नेचुरल का आंसर क्या हो जाएगा? नेचुरल से ठीक पहले आपको प्रीफिक्स यूज करना था, प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? अननेचुरल, ठीक है, अननेचुरल हो जाएगा। तो इसमें कुछ समझाने वाली भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है होप, तो होप का क्या हो जाएगा? होप का हो जाएगा होपफुल, ठीक है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव सेंस में पहले से डिफाइन किया हुआ है कि भैया आंसर किस में करना है? पॉजिटिव सेंस में आंसर करना है, तो हमने कर दिया होपफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज अ थिक एंड थिन, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज अ थिक एंड थिन ब्लैंक क्लॉथ, ठीक है। तो अपने को क्या करना है? अपने को देखना है कि सर क्लॉथ से जुड़ा हुआ जो ऑप्शन है वो कौन सा हो सकता है। यहां पर देखिए सबसे पहले COURSE, इस कोर्स का मीनिंग क्या होता है? पाठ्यक्रम के सेंस में जो आप कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। लाइक कोई भी कोर्स आप बाई करते हैं तो वो पाठ्यक्रम के सेंस पर। और ये जो CORSE ये होता है कॉर्प्स के सेंस में, तो ये कॉर्प्स का तो कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पर। ये जो COARSE कोर्स है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर रफ के सेंस में। तो दिस इज ए थिक एंड रफ क्लॉथ, तो यहां पर आंसर हो जाएगा C।
कोर्स, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन नन है, तो ये तो बात ही नहीं आती सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हश मनी, जो कि एक इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका आंसर आपको देना है। हश मनी का मीनिंग क्या होता है? हश मनी का मीनिंग होता है टू कीप सीक्रेट, किसी भी चीज़ को सीक्रेट रखना, उसको कहते हैं हश मनी। तो सिक्योर वाली जो बात जहां पर है, ये देखिए सिक्योर साइलेंस, बस यही आंसर हो गया, ठीक है। हमें पूरा नहीं पढ़ना सर। स्पीक एंड स्पेन, स्पीक एंड स्पेन बच्चे जानते हैं पहले से, नीट एंड टाइडी को कहते हैं अपन स्पीक एंड स्पेन, ठीक है। और मेरे साथ आपने 1000 प्लस फ्रेजेस पढ़े हैं सर, आपने वोकेब स्पेशल में 1000 प्लस फ्रेजेस पढ़े हैं, तो आपको पता है एक भी फ्रेज बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। उसके बाद आता है टू माइंड वंस पी एंड क्यूज, टू माइंड वंस पी एंड क्यूज, ठीक है। टू माइंड वंस पी एंड क्यूज का मीनिंग क्या होगा सर? टू माइंड वंस पी एंड क्यूज का मीनिंग क्या होगा? तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, टू बी केयरफुल। पहले तो मैं इसका बेसिक मीनिंग बता देता हूं। इसका बेसिक मीनिंग होता है जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, टेकिंग केयर ऑफ बिहेवियर प्रॉपरली, यानी बिहेवियर को प्रॉपरली टेक केयर फॉलो करना, दैट इज कॉल्ड टू माइंड वंस पी एंड क्यूज, ठीक है। अब यहां पर इसका ऑप्शन कौन सा होगा? केयरफुल वंस अकाउंट। अगर ये हो सकता है तो केयरफुल फॉर वंस पर्सनैलिटी भी हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सिमिलर हो गए, तो 2 ऑप्शन तो होने ही नहीं है। एक ऑप्शन आता है टू बी एक्यूरेट एंड प्रिसिस, टू बी एक्यूरेट, और एक है टू बी कॉशियस। टू बी कॉशियस का मतलब एक्टिव रहना, यानी कि हमेशा क्या करना, हमेशा क्या रहना, कॉशियस रहना, एक्टिव रहना, यानी कि हमेशा टेक केयर बिहेवियर को फॉलो करना। तो यहां पर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? टू बी कॉशियस हो जाएगा। वो अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू बी कॉशियस हो जाएगा। तो आई थॉट आपको हर इक्वेशन बड़े अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और थैंक यू सो मच हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा आपको, हम पर विश्वास बनाए रखने के लिए, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी पूरी टीम की कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आएँ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी किसी भी तरह का डाउट नहीं हो, ये मैं अपनी तरफ से श्योरिटी देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए और फटाफट अपने टारगेट्स को अचीव कीजिए, और जल्दी से अपने आप को सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में शामिल करिए। थैंक्स अलॉट, बाय।